गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई में कौन करेगा सबसे पहले चढ़ाई, और इसके लिए बीजेपी और इंडिया अलायंस INDI अलायंस दोनों में जद्दोजहद लगातार जारी है। बीजेपी मैराथन मंथन शुरू कर चुकी है और 2 दिनों की इस बैठक में बीजेपी 2024 के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है। और पहले दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का मंत्र दिया बीजेपी पदाधिकारियों को। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। मोदी सरकार किस तरीके से थर्ड टर्म यानी कि हैट्रिक लगाने के लिए जीत के प्लान को कंफर्म करती हुई नजर आ रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में 400 का टारगेट, 400 प्लस का टारगेट बीजेपी दे चुकी है। कह रही है बीजेपी इस बार 400 पार, लेकिन इसके लिए आखिर रणनीति क्या है बीजेपी की, जिसकी तैयारी वो कर रही है। दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसने आज 146 सांसदों के निलंबन पर ऑल इंडिया प्रदर्शन किया। जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता सरकार को घेरते हुए नजर आए और विपक्षी एकता दिखाने की एक बड़ी कोशिश होती हुई नजर आई। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल कि पीएम पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का आखिर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, चेहरा कौन होगा, और उससे भी बड़ा सवाल कि इस पर अभी तक सहमति क्यों नहीं बनी है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सोर्सेस की माने तो जब उनका नाम सामने आया तो नीतीश कुमार और लालू यादव कुछ असहज या फिर नाराज मुद्रा में चले गए। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला गठबंधन का सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो और बाकी अन्य विपक्षी दल वो दावा ये करते हैं कि 2024 में बीजेपी को मात देकर रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के मास्टर प्लान के सामने विपक्ष के पास आखिर चुनावी प्लान है क्या। इसके साथ ही आज दहाड़ में कई सवालों के इर्द गिर्द चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले वो सवाल आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 2024 की लड़ाई का फाइनल राउंड अब शुरू हो चुका है। 2024 की बारी, बीजेपी की बड़ी तैयारी क्या विपक्ष पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, और बीजेपी के पास 2024 में 400 पार का आखिर फॉर्मूला क्या है। मोदी की गारंटी की कार्ड इंडिया के पास कोई है क्या, और बीजेपी के पास मास्टर प्लान है। विपक्ष में कुर्सी के लिए दूसरी तरफ घमासान है। और आइए बिना समय गवाए हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। दहाड़ में मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राखी राठौर इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। मनोज काका जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल राखी राठौर आप ही से करूंगी, क्योंकि खबरें छन छन कर आ रही हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि चुनाव आने से पहले बीजेपी अपना होमवर्क शुरू कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, मंत्र जीत का दिया जा रहा है, लेकिन आखिर 400 पार का बीजेपी का फॉर्मूला 2024 को लेकर है क्या। देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो एक चुनौती की तरह पूरे ताकत के साथ में उस चुनाव को लड़ती है। हमारा मंत्र जो है वो हमारे संगठन की ताकत है। बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक जो हमारी पूरी प्रक्रिया बनी हुई है
जो हमारा पूरा संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और जिस तरह से हम लोग काम करते हैं चुनाव में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक ताकत है। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से 10 सालों में लगभग प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जल कल्याण के काम कराए गए हैं, ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक हमारी पहुंच बनी है, उस पहुंच को हम लोग काम करेंगे। और आप देखिए, एक डेटा मैं आपको देना चाहूंगी कि पिछली बार जब 2019 में हम लोग चुनाव में गए थे, हमारे लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ थी और हमें 22.90 करोड़ वोट मिले थे। इस बार अब जो 2024 के इलेक्शंस होंगे, तब तक लाभार्थियों की संख्या 35 करोड़ के आसपास होगी। और आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने लाभार्थियों को, जिस तरह से अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचाया है, आप देखिएगा कि 400 पार हमारी सीटें जो है वो आएंगी, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। हम कोई नहीं चाहता, भारत की जनता कभी ये नहीं चाहती है कि अलग अलग मुद्दों के माध्यम से जो हमारे देश है उसको डिवाइड किया जाए। कभी नॉर्थ साउथ की बात, कभी धर्म की बात, कभी डीएनए की बात, कभी स्टेट्स की बात, इस तरह की बातें ना करके जिसने काम किया है ग्राउंड लेवल पर, उस तक जो है वो उसके बेसिस पर काम होना चाहिए। और वो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ में, प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई जल कल्याण के कामों के साथ में, और अपने संगठन के बूते पर। लेकिन राखी राठौर जी, बहुत कुछ आप लोग सीक्रेट रखते हैं, बहुत कुछ आप लोग सीक्रेट रखते हैं, और आपसे मेरी चर्चा इस बात को लेकर होती रही है। वो कौन सा मंत्र दे देते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आपके अंदर की कोई बात बाहर नहीं जाती, सब कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह बाहर सामने आता है? अरे विपक्ष को तैयारी का मौका तो दीजिए, आपकी रणनीति की काट तो निकालने दीजिए। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो अनुशासन है। हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और जो हमें टास्क दिया जाता है, जिस लेवल पर हमें काम दिया जाता है, उस पूरा काम जो है वो हम लोग पूरी ताकत से करते हैं। और देखिए, हमारे सामने जिस तरह का एक आदर्श पेश करते हैं प्रधानमंत्री जी, बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार राष्ट्र सेवा के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो एक हर एक कार्यकर्ता के लिए जोश भरता है। और जब चुनाव आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चेहरा नजर आता है, उनके किए हुए काम, उनका विजन, जिसको राष्ट्र प्रथम का विजन कहा जाता है, उस विजन के साथ हम लोग काम करते हैं। और वो सारे के सारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का सूत्र होता है, और इसीलिए जी जान से हम लोग काम करते हैं। आप ग्राउंड पे भी पूर्णिमा जी देखोगे, राजस्थान चुनाव में आप राजस्थान आए थे, आप चेक करते ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल तक जो हमारी वर्किंग है वो कांग्रेस से बहुत डिफरेंट है। मैं बात कर रही हूँ उन स्टेट्स की जहां पर की कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहा करती है, लेकिन वहां पर भी बूथ लेवल तक अगर आप काम देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत दूर नजर आएगी, बहुत आगे नजर आएगी। और इसके साथ देखिए, सिर्फ पार्टी के संगठन के साथ नहीं, जन कल्याण के काम जो हम करते हैं, जो वादा करते हैं, उसको धरातल पर जब लेके जाते हैं और एक एक व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचता है, तो लोगों का विश्वास होता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि विधानसभा चुनाव में किसी को भी दे दें, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मोदी ही चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और उन पर जो विश्वास, और इस बार आप पिछले कुछ वक्त से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करते आए हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपको सक्सेसफुल नजर आए हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि 2024 उन्हीं सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर बीजेपी जमीन पर उनको लेकर उतरने वाली है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, मोदी चुनाव के लिए रेडी हैं, कम से कम ये तैयार नजर आता है। खबरें ये भी हैं कि जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं होगा, बीजेपी अपने उम्मीदवारों के साथ सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी अपनी जीत से उतनी संतुष्ट नहीं है, फिर चाहे वो 14 हो, चाहे फिर 19 हो, जो सीटें हारी उसके लिए 2024 में पूरा दमखम लगा रही है। लेकिन बीजेपी के इस होमवर्क का, बीजेपी के ग्राउंड लेवल पर इस तैयारी का कांग्रेस के पास तोड़ है, आखिर है क्या सर? इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं, और कांग्रेस बार अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। जैसा कि आपके माध्यम से ही, आपके ही चैनलों के माध्यम से कल परसों हर दिन का आपने खबर दिखाया, इंडिया गठबंधन का मीटिंग भी हुई थी अशोका होटल में दिल्ली में। तो आपको आपके ही माध्यम से ये जानते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम ये चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में, जिस तरह एनडीए भी चुनाव लड़ रही है 38 पार्टियों के गठबंधन में। हालांकि वो बताना नहीं चाहती है, वो श्रेय केवल नरेंद्र मोदी और उसके बाद 37 पार्टियों, बताना बोलती तो है 38, लेकिन केवल 37 एक ही पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी। लेकिन जब हम यहाँ एनडीए में, इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो सब मिलकर लड़ रहे हैं। और जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो सरोकार रखते हैं जनता से, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं, और उससे भी बड़े मुद्दे जो संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जो चुनकर आ रहे हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो खुद से वहां से चलकर नहीं पार्लियामेंट में आते हैं, वो 17-18 लाख वोटरों के वोट मत से चुने हुए होते हैं। और उनको जिस तरह से ये सरकार
ने नहीं, लेकिन संसद ज्योति से जी बाहर काम करने का दो बड़ी काम बातें हैं सर, दो बड़ी बातें हैं और जाहिर है वो कांग्रेस की रणनीति का। एक तरफ जहां पर 3 हिंदी पट्टी राज्यों में आपको जबरदस्त हार मिली, तेलंगाना में आपने जीत हासिल की, उसके लिए आपको हम कई बार बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि बीजेपी एक कॉन्फिडेंट मोड में चल रही है, ये तो आप मानते हैं कि आने वाले वक्त में अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है तो वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, चेहरा कौन होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो आप लोग आगे कर देते हैं, लेकिन जब प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं जंतर मंतर पर तो राहुल गांधी लीड करते हैं, तो राहुल गांधी आगे चल के भारत जोड़ो यात्रा भी करेंगे, तो सड़क पर तो आप सब लोग साथ हैं जब प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अब मुझे आप बोलने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊं। अब आपने बोला कि जंतर मंतर पर लीड, वहां पर विपक्षी नेताओं इंडिया गठबंधन की बैठक थी, वहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बोला तो सीपीएम के नेता ही बोला, सारे पार्टियों के नेताओं ने बोला। लीड कहां से दिखाई दिया मुझे नहीं पता है। नंबर 1, आप बोल रही हैं कि सीटों के बात कर रही हैं आप बता सकते, आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि क्या उनके यहाँ गठबंधन की बात हो गई? अभी तो मैं आज के ही पेपर में पढ़ा कि अभी वो कर्नाटक में जिनके साथ उनके स्वामी जो हैं, उनके जिनके फादर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनसे मिले और 30 के बाद उनकी बात होगी। तो इनके भी तो गठबंधन के अभी सीट की बंटवारे नहीं हुए हैं। अब आप हमसे तो पूछ रहे हैं, ठीक है, हम तो कर रहे हैं और हम कर लेंगे। श्रीवास्तव जी से पूछ लूंगी ना, ये तो मैं बृजमोहन श्रीवास्तव से उनसे भी पूछ सकती हूँ ना, ज्योति कुमार सिंह जी, वो इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन इसके साथ आप ये भी समझिए कि उनके कुछ सहयोगी दल हैं, आप ये समझिए कि आपका पूरा भविष्य 2024 की राजनीति, कांग्रेस का अस्तित्व, चुनावी जीत, ये सब कुछ इसी गठबंधन को लेकर टिका हुआ है, जो विधानसभा चुनावों में आपसे तितर बितर नजर आई, आपके खिलाफ कैंडिडेट्स उतार दिए मैदान में। आप समझिए सर, एक चेहरा अभी तक तय नहीं है इंडिया गठबंधन का। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग 5 मीटिंग्स के बाद इस कंसेंसस पर नहीं आ पा रहे कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आप अगर मुझे बोलने देंगी तभी तो आप ही बोलेंगे। अरे सर, मैं आपको पूरा मौका तो दे रही हूँ बोलने का, सवाल तो पूछूंगी ना सर। नहीं, पूछिए मैडम जी, बताएं। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमारा तो अभी जो हमारा अशोका में मीटिंग हुई 19 तारीख को, उसमें तो साफ साफ आप प्रेस में भी सुना आपने, खड़गे साहब ने बोला कि मैं 30 दिसंबर तक हमारा सीटों की बात हो जाएगी। मैं पूछता हूं कि एनडीए का क्या हुआ? उसका तो कुछ नहीं हुआ। हमारे तो सब कुछ बन रहे हैं, हमारे कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनेंगे, सीट का भी डिसाइड हो जाएगा। सर आप बनाएंगे, और वो बना रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ठोस 5 तैयारियां, सर ज्योति जी मैं आपको थोड़ा समय दे देती हूं और तब तक मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूं। मुझे ठोस 5 तैयारियां जमीनी स्तर पर बताइएगा जिनके साथ कांग्रेस उतरने वाली है इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में। प्लीज सर मुझे ये बताइएगा। मनोज काका जी, इसी बीच आपके पास आती हूं, ये बताइए, अखिलेश यादव खुश हैं इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे चल रहा है, या फिर यूपी सेंट्रिक होते ही सिर्फ आप लोग सोच पा रहे हैं? दूसरा, चेहरे का ऐलान हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे सोर्सेस के हवाले से चेहरा हो सकते हैं, अखिलेश यादव के साथ सब ओके है सर? फिर इसमें नहीं, आप तक जो जानकारी आई और जो आप अपने मंतव्य से बता रहे हैं, इस तरह की तो इंडिया गठबंधन के बाद किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि कौन चेहरा होगा। हाँ, ये बात जरूर हुई कि सभी लोग मिल करके लड़ेंगे और एक सीटों पे एक पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो आपने बात कही है, तो आपके संज्ञान हेतु बता दें कि 2014 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कई प्रांतों में सरकार होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के राष्ट्रीय स्तर पर संघ में उनकी सरकार, संघीय सरकार, केंद्र में उनकी सरकार तभी बनी जब उत्तर प्रदेश में जीती। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने की अगर कोई ताकत रखता है, चूंकि देश का एक ऐसा प्रांत है जहां 80 संसदीय सीट हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हराएगी। और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने निकाय के चुनाव में और कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अभी 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 14 बरस रही विपक्ष में। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की है, जो फरेब की है, जो सांप्रदायिकता को राष्ट्रवाद के झूठे कपड़े में लपेट के लाती है। अब वो बहन बिचारी बता रही थी कि राष्ट्रवाद पर हम लोग केवल राष्ट्र के उन्नयन में हैं। कैसा उन्नयन है? 400 का सिलेंडर 1100 रुपया हो गया।
विदेशी धन 52% बढ़ गया। रिपोर्ट है आज IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि जो देश की हालात है भारत, वो अपने GDP का 100% कर्ज ले चुका है। तो कर्ज लो और घी पियो, ये एक दार्शनिक ने कहा था, वही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। तो जो सरकार लगातार 45 सालों हर घरों से, इस देश के हर घरों से बेकार नौजवान निकल रहे हैं, पढ़ा लिखा युवा को रोजगार नहीं है, जैसे लोगों को देश की सारी संसाधनों के सामने उनको रख दिया जाएगा कि आप जो चाहो वो ले लो, लेकिन इस देश के गरीब के, मजदूर के, किसान के घर से निकला हुआ प्रतिभावान नौजवान को दरकिनार कर दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर शासकीय व्यवस्थाओं में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उसको कैसे हाशिए पे लगा दिया जाए, ये प्रबंध होगा। आप जैसे जब बहादुर बेटियां मेडल जीत के लाएंगी तो उनके साथ फोटो खिंचाया जाएगा, और जिस दिन आप ये स्तुति गान अपना बंद कर देंगी मोदी के प्रति, उसी दिन आपको दरकिनार लगा दिया जाएगा और आप जैसे बेटियों का भी शोषण हो जाएगा। यही सरकार है, यही विमर्श है, आप स्तुति गान करते रहिए। राखी राठौर, ये सब कैसे कवर अप हो जाता है? अगर मनोज काका जो कह रहे हैं इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सब बातें, ये सब मुद्दे आप लोग कैसे कवर अप कीजिएगा? क्योंकि विपक्ष तो इन मुद्दों को उठाएगा और लगातार उठा रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इंडिया गठबंधन साथ साथ नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी को भी अपने लिए कोई चैलेंज नजर आता है? और अगर नहीं आता है तो इन मुद्दों को जिसका जिक्र मनोज काका कर रहे हैं, इसको कवर अप कैसे दीजिएगा? देखिए पूर्णिमा जी, अभी अभी कुछ राज्यों के अंदर चुनाव हुए और उन चुनावों में भी यही बातें जो है वो विपक्ष द्वारा की गई। इनकी कई बार मीटिंग्स हुई, चौथी मीटिंग में भी हमने देखा कि पिछली मीटिंग्स की तरह कोई ना कोई नेता इनके अलायंस का नाराज होकर के जाता है। इनके बीच में जो चीज होनी चाहिए, जो नीति तय होनी चाहिए, इनका नेता, इनका नेतृत्व कौन होगा, इस बारे में जो तय होना चाहिए वो तो तय होता नहीं है। लेकिन हर बार मीटिंग के बाद हर जगह कोई ना कोई नेता जो है वो नाराज जरूर हो जाता है। और नियत की अगर मैं बात करूं तो नियत तो आप इनकी पार्टी में देख लीजिए, इस पूरे गठबंधन के अंदर सोनिया गांधी इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि उनको अपने बेटे को सेट करना है, शरद पवार अपनी बिटिया को सेट करना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे को सेट करना चाहती है, उद्धव ठाकरे जो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, अखिलेश यादव अपने ही परिवार की पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, लालू यादव जो है वो तेजस्वी यादव अपने बेटे को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इनकी व्यक्तिगत जो इनकी इच्छाएं हैं, ये चाहते हैं कि एक पार्टी के लोग ही आगे आए, ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पंकज सिंह किसके बेटे हैं? ये जो अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? पंकज सिंह किसके बेटे हैं? पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? अपने यहाँ परिवारवाद आपको नहीं दिखता? आपका चश्मा वहाँ काम नहीं करता राखी? भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद पर आपका चश्मा नहीं, आपका चश्मा नहीं काम करता। राष्ट्र की बात करते हैं और इसीलिए जनता का विश्वास आता है। और पूर्णिमा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या सोचते हैं, आपको बेचैनी हो रही है, अपना भ्रष्टाचार और परिवारवाद से पूरी नीचे से ऊपर से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो आपको नहीं दिख रहा। अभी जो चुनाव हुए उसमें साफ दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि मोदी जी अगर बैठे हैं तो उनका पैसा सही जगह लगेगा। भ्रष्टाचारी जिस तरह से काम करते आए हैं उसको रोकने का काम करेंगे। जनता को कहीं कोई विश्वास नहीं है, जनता को कहीं कोई विश्वास नहीं है। दिल्ली में एक सिर्फ किया, लेकिन धांधली हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लोकतंत्र को गिरवी रखा जा रहा है। कहीं जनता को विश्वास नहीं। पूरे देश का जनमानस, नौजवान, किसान, मजदूर सब बेबस है और सब सड़कों पर अब निकलेगा। कुछ नहीं होगा। और अमेठी में तो एक साथ लड़े थे ना पिछली बार अमेठी में तो एक साथ लड़े थे ना, सारी की सारी पार्टी को अलायंस हुआ था ना उस सीट पर, क्या हुआ? वही हाल इस बार भी होगा। हम 400 से ऊपर। अरे मऊ में घोसी में लड़े थे, घोसी में अभी हरा दिया, अभी घोसी में हरा दिया आपको पता नहीं? आपकी हर उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा में मुख्यमंत्री से लेकर सारे उप मुख्यमंत्री रोज सभाएं कर रहे थे और समाजवादियों ने हरा दिया। आप जानती नहीं है? घोसी जानती है नहीं जानती है? उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानती है? उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में कुछ जानकारी करिए। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के चली आएंगी तो कैसे डिबेट करेंगे? भी अगर आगे बढ़ेगा तो अखिलेश यादव के अलावा इनके पास कोई नाम नहीं होगा। उनकी खास बात यह है कि कुछ पढ़ लिख के आया करिए। इन्हें प्रॉब्लम तब होती है आपकी जो सात्विक भक्ति है वो भस्म हो जाएगी जब हकीकत का सामना करेंगे। सभी पार्टियों की यही है, लेकिन जनता का आपकी सात्विक भक्ति ना भस्म हो जाएगी। मोदी भी है, वो लगातार रहेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता। मुद्दे हमारे हैं, हम काम करेंगे, जन कल्याण के काम करेंगे और लोगों का। लेकिन राखी राठौर, लेकिन राखी जी, जब आप ये कहती हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राहुल गांधी ये भी तो कह देते हैं ना कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट बताता है कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। ये तो राहुल गांधी भी आपके ऊपर प्रहार करते हैं। मनोज काका जी, मैं आती हूँ आपके पास। मनोज जी, मैं आती हूँ आपके पास, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, कोई कंफ्यूजन? चेहरा मोदी जी ही हैं,
सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में एकदम सब एक क्लास है सर, ये पूछ सकती हूं मैं आपसे आज की स्थिति में? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपको पूछने का अधिकार है और इसका मेरे को आपको जवाब भी देना चाहिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, एनडीए में जो भी घटक दल हैं उन सारे की सारे लोगों का पूर्ण विश्वास हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, क्योंकि हम लोग सब ये मानते हैं कि मोदी जी की गारंटी का मतलब ये होता है कि वो जो कहते हैं उतना करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका किसी को नहीं करना चाहिए। और ये विचार मेरा अकेले का नहीं है, हमारे एनडीए के साथियों का तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये विश्वास हमारे देश के मतदाताओं का है। और चूंकि मतदाताओं का ये विश्वास है, इससे जो शक्ति एनडीए को मिली है उसका केंद्र बिंदु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कि जहाँ तक बात सीट के बंटवारे की है, किसी प्रकार का कहीं कोई विवाद नहीं है, सारे लोग बैठकर एक साथ बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एनडीए की कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है, वो हमेशा अपने साथियों को विचार मंथन में शरीक करते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो साथी हैं उनको पूरी तौर से उनको मौका मिले अपनी बात कहने का और उनको पूरी तौर से सम्मान मिले। मतलब आप ये ये एनडीए कह की रहे शक्ति हैं, आप ये कह रहे हैं वहीं आप देखिए INDIA में क्या हो रहा है। फडणवीस जी के साथ सब ठीक है आपका? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतांतर नहीं है। हम तीनों के बीच में बहुत बेहतर तरीके से संवाद है और प्रदेश के किसी भी मामले में हमारे तीनों नेता आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब बैठकर फैसला करते हैं। और उसका कारण यह है कि आज महाराष्ट्र में 48 में से हम अधिकतर सीटों पर हमारे उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतेंगे। इसका विश्वास हमको अब जनता देने लगी है। जनता की तरफ से ये संदेश आने लगा है, जिस प्रकार से हमारे वहाँ के नेता कार्यशैली में काम कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आज देखिए INDIA में क्या होता है। आदरणीय कमलनाथ जी देश के इतनी बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए किन शब्दों का उपयोग करते हैं। आज आप देखिए इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी के एक विधायक हैं, जिस प्रकार से उन्होंने आदरणीय खड़गे साहब के जिन शब्दों का उपयोग किया है, तो ये बताता है कि इस प्रकार की नाइतफाकी के चलते हुए INDIA ये तय ही नहीं कर पा रहा कि उसको करना क्या है, उनके सामने मकसद क्या है, उनका नेता कौन है, उनका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या है, उनका एजेंडा क्या होगा, साथ ही साथ उनके और इस देश के लोगों के लिए वो क्या करना चाहते हैं। वहीं एक तरफ एनडीए है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले 25 साल की बात कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास 25 साल का रोड मैप है और मैं इस देश को 25 साल में एक ऐसी इस ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में भारत दिखे। ये सोच का फर्क है और इसीलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एनडीए की ही सरकार बनेगी। 2024 में 2024 में जनता किसी और को चाहेगी नहीं। ठीक है सर। अनवर पाशा जी, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 25 साल के विजन की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं। बीजेपी की प्लानिंग किस तरीके से 2024 को लेकर है वो आपको नजर ही आती होगी सर, आप लोग भी एनालिसिस इसका जरूर करते होंगे। लेकिन 25 साल छोड़ दीजिए सर, इंडिया गठबंधन का भविष्य 24 में आरजेडी कहां पर देखती है? और दूसरा सर, खबर का खंडन कर दीजिए या उस पर मोहर लगा दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने के बाद क्या लालू जी नाराज हुए? शुक्रिया पूर्णिमा जी। अभी जो 2024 के हवाले से जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 साल का विजन लेकर चल रहे हैं, सवाल यहां पैदा होता है कि पहले वो 10 साल का हिसाब किताब दें। जनता 2024 के इलेक्शन में उनसे 10 साल जो उन्होंने शासन किया है उसका हिसाब किताब मांग रही, और वो हिसाब किताब क्या है? आपने कहा कि वो गारंटी की बात, 100% गारंटी। क्या हुई इस गारंटी की? 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, गारंटी थी। काला धन आ जाएगा देश से, गारंटी पूरी हो गई। 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को मिलेगा, गारंटी पूरी हो गई। अब तक 20 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था रोजगार 10 वर्षों में, ये गारंटी थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो ये सारी जो बातें हैं इसका हिसाब जनता मांगेगी 2024 के इलेक्शन। और हमारे अलायंस की चिंता न करे बीजेपी अपने अलायंस की चिंता करे।
2014 में, 2019 में कौन कौन लोग थे इनके साथ और आज कौन कौन लोग हैं इनके साथ, वो उसकी चिंता करें। छोड़कर चले गए सब लोग इनके तानाशाही रवैये की वजह से, गलत नीतियों की वजह से छोड़कर चले गए लोग। ये सारे वो सवाल हैं जो उठेंगे। और आप कह रही मुद्दा हमारे पास, उनके पास जो भी उनका जो मास्टर प्लान है, जो कुछ भी है 24 के लिए, हमारे पास जो प्लान है, मैं ये मान लेती हूँ अनवर पाशा जी कि चलिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, मैं एक बार को चलिए ऐसा मान लेती हूँ सर, हमारे पास मैं मान लेती हूँ अनवर पाशा जी, मैं मान लेती हूँ कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। मुझे बस इतना बता दीजिए अनवर पाशा जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का भविष्य है सीट शेयरिंग फॉर्मूले और चेहरे के साथ कौन है। आप कहते थे सर, आप कहते थे अनवर पाशा जी, आप लोग कहते थे कि पूरा विपक्षी एक साथ जुटेंगे और मोदी को हराएंगे। सुनिए पाशा साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। 80 करोड़ जनता आज सरकार के खजाने से 5 किलो और 10 किलो चावल और गेहूं पर जीने पर मजबूर है। ये स्थिति हो गई 80 करोड़ जनता की। ये स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति है। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया इस 10 साल में। जो 45 साल में नहीं टूटा था वो 10 साल में टूट गया। ठीक है, ये सब गारंटी है। ठीक है, आपकी इन बातों का जवाब, आपकी इन बातों का जवाब मैं राखी जी से ले लूंगी। अनवर पाशा जी, आपकी इन बातों का जवाब मैं राखी जी से ले लूंगी, लेकिन मुझको सिर्फ इतना बताइए सर कि आप कहते हैं मोदी वर्सेस अलायंस, अलायंस का चेहरा कौन है? कम से कम सर अब तो बता दीजिए, अब तो कंफर्म कर दीजिए कि चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इतनी बैठकें कर ली, काहे सर एक कंसेंसस पर आप लोग नहीं आ पा रहे? ये प्रश्न मुझसे किया आपने पूर्णिमा जी? सर आप ही से किया सर। जी मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है ये देश के साथ, देश की जनता के साथ अलायंस। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ देश है, इंडिया की जनता है। और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। हम मिल बैठ करके तय करेंगे। हम तानाशाही रवैया नहीं रखते, हम पहले से इंपोज करते हैं। कितनी बार बैठेंगे अनवर पाशा जी, कितनी बार बैठेंगे? इतनी बार बैठने के बाद भी सर तय नहीं हो पा रहा है, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि इंडिया अलायंस की तैयारी क्या है 2024 को लेकर? ठोस बातें तो बताइए सर, ठोस बातें तो बताइए। बीजेपी अपना होमवर्क करने लगी है, जिला स्तर पर बदलाव करने लगी है, नए चेहरों को, युवाओं को मौका दे रही है, अपनी माइक्रो लेवल की प्लानिंग करने लगी है, टिकटों, सुनिए सर, चेहरों का ऐलान कर देगी। माना यह जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद चुनाव के ऐलान से ठीक पहले। मैं तो ये पूछ रही हूं कि आरजेडी विपक्षी गठबंधन सर क्या करेगा? चेहरा नहीं तय कर पा रहे सर आप लोग अभी तक। बाकी आगे की बात तो छोड़ दीजिए, आपने वर्सेस देश कर दिया। देश की जनता लगातार वोट देके तो मोदी को जिताती है, फिर आप लोग अपना भविष्य कहां तलाशिएगा? देखिए, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल इसलिए है कि देश की जनता के साथ हम हैं, लोकतंत्र के साथ हम नफरत की सियासत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की सियासत के पक्ष में हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। अच्छा, कल्याण बनर्जी जब मिमिक्री कर रहे थे तो इनका वीडियो बनाकर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। अनवर पाशा जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे तब जब वीडियो बना रहे थे मिमिक्री के दौरान, तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे वो। 1.25 करोड़ हमने वैकेंसी निकाली है। ये हम रोजगार दे रहे हैं अपने देश की जनता को, युवाओं को, और वही ठीक है सर, आपका पॉइंट क्लियर है मुझे। मैं लेकिन कुछ ठोस जानना चाहती हूँ, आपसे भी जानना चाहती हूँ, और मैं ज्योति कुमार सिंह जी से भी कुछ ठोस जानना चाहती हूँ, ताकि व्यूअर भी सुने तो समझ में आए कि इंडिया अलायंस जो है वो कहां पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। रामकृपाल सिंह जी के पास इस वक्त चलेंगे और उसके बाद राखी राठौर मैं आपके पास आऊंगी। रामकृपाल सर, माफी चाहूंगी, बहुत देर से आपके पास में आ रही हूं, लेकिन आपसे मुझे क्रक्स समझना होगा, क्योंकि एक तरफ ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से मोदी रेडी नजर आ रहे हैं, चुनावी तैयारियां बीजेपी की किस तरीके से आगे फ्रंट पर खेलते हुए इस वक्त मोदी नजर आ रहे हैं, जो बदलाव कर रही है बीजेपी, जो स्ट्रैटेजी अपना रही है, 400 पार का नारा दे चुकी है, वर्सेस इंडिया गठबंधन जो कहते थे कि हम मोदी के खिलाफ खड़े होंगे और तब मोदी को जवाब देंगे। अभी उनकी तैयारियों में और बीजेपी की तैयारियों में 2024 के लिहाज से सर आपको समझ में क्या आता है कि दोनों के भीतर हो क्या रहा है? पूर्णिमा जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे पूरा विश्वास था, जैसे इन लोगों को अपनी अपनी पार्टी पर भरोसा है, वैसे मुझे भरोसा था कि आप मुझे भी समय देंगी, और आपने दिया। माफी सर, माफी देर से आने के लिए।
आप एक बात कह रही थी, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि भविष्य क्या होगा। मैं एक सवाल करता हूं कि इंडिया अलायंस का वर्तमान क्या है। भविष्य तो उसकी बात की जाती है जिसका कोई वर्तमान हो। अभी तो आप जितने सवाल आप पूछ रही हैं वो तो इंडिया अलायंस के वर्तमान के बारे में है कि कौन आपका नेता है, आपकी नीतियां क्या हैं। वैकल्पिक मोदी का एक नया भारत है और उसके मोटे मोटे तौर पर जो भी वो कहते हैं कि 2047 एग्जैक्टली वो 24 की बात नहीं करते हैं, वो 24 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो उनके सामने तो एक खाका है, एक नया भारत होगा, हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की हो जाएंगे। सवाल इस बात का है कि इंडिया अलायंस का पहले आकार क्या है। 4 महीने से बैठकें हो रही हैं। अभी पिछले चुनाव में अभी हुआ है, उस बैठक में शरीक अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं तो कंफ्यूज्ड हूं कि ये लोकसभा के लिए हुआ था या विधानसभा के लिए भी हुआ था। अभी तक अखिलेश जी का कंफ्यूजन ऑफिशियली कोई खंडन नहीं आया है कि नहीं ये पार्लियामेंट के लिए है, क्योंकि अब तो बचा ही नहीं, तब तो पार्लियामेंट के लिए होगा। ये देखिए, अपोजिशन में एक चीज है कि उनको वो लड़ने से उनको विश्राम नहीं है, कि मतलब वो लड़ना चाहते हैं, लड़ते रहेंगे। जब तक बीजेपी लड़ने के मूड में नहीं आती है खुलेआम, तब तक वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। अब आप देखिए ना, केजरीवाल जी पंजाब में जाके कहते हैं हम 13 सीटों पर लड़ेंगे, और आ करके इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60-65 साल इस देश पर राज किया, उस पार्टी में चेहरा कौन होगा ये बताएंगी क्षेत्रीय पार्टियां। वो केजरीवाल बता रहे हैं, जो केजरीवाल 2 राज्यों में कांग्रेस को निगल गए, वो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर चेहरा तय कर रहे हैं। ममता बनर्जी चेहरा तय कर रही हैं, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 0 पर ला दिया, सीपीएम को 0 पर ला दिया। तो ये मुझे तो नहीं लगता है कि भैया ये क्या चीज है। एमपी इलेक्शंस में सर समाजवादी पार्टी की भी बात करिएगा। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस है, नीतीश कुमार जी बेचारे शुरू में निकले थे, अपना पैसा खर्च करके हर प्रदेश में गए, सबसे मुख्यमंत्री से मिले, उनको संयोजक तक लिए नहीं पूछा जा रहा है, नाराज होकर वापस चले गए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, निगेटिव नैरेटिव पे कभी भी केंद्रीय चुनाव नहीं लड़ा गया है। मैं आपको 1971 से बता दूं, 1969 में इंदिरा गांधी को पूरी कांग्रेस पार्टी ने मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, कोई साथ नहीं गया था, अकेले कमलापत त्रिपाठी जी को लेके अलग हुई थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नारा नहीं दिया कि हम कांग्रेस संगठन को नस्तनाबूद कर देंगे फलाना। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक पॉलिटिकल पॉजिटिव नैरेटिव दिया देश के सामने, और पूरी देश की जनता पागल होकर के उनके साथ चली गई और थंपिंग मेजॉरिटी से जो उनको जिताया। मधुलिमा, जॉर्ज फर्नांडिस, सारे लोग परास्त हो गए, मोरारजी देसाई सब हार गए। उसके बाद आप देखिए, जब हुआ है, जेपी ने क्या कहा, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जेपी ने ये नहीं कहा इंदिरा को हटाना था, लेकिन नारा उनका जो था वो संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। एक पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव पर लोगों ने जेपी के नाम पर इस देश में सत्ता परिवर्तन कर दिया। उसके बाद आता है, आप देखते जाइए फिर क्या हुआ, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नहीं कहा कि कांग्रेस को मिटाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो। ये फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं सर, लेकिन रामकृपाल सर, बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी तो दिया ही ना, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी तो दिया ना सर। हाँ, ये भी कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, और तारीख भी बता दी। दोनों देखिए, दोनों का एक फर्क होता है, नारे 50 होते हैं, लेकिन आपका मेन नारा क्या है? नारे तो 50 लगाए जाएंगे, लेकिन जो नारा रहा 1988-89 का, वो मंदिर वहीं बनाएंगे। जी सर। अच्छे दिन आएंगे, मोदी ये कह करके आए थे, उसमें इम्प्लाइड होता है कि कांग्रेस हटेगी तो ही मोदी आएंगे। ऑब्वियस है।
तो मेरा ये ठीक है। कहना है कि और अब पूरा नई बातें भी opposition आ गई हैं रामकृपाल एक सर, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी ही विकास की गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है, पहले ही कहा जा चुका था, फिर मोदी ही असल गारंटी है। पाशा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही अच्छे दिन का फिर नारा ज्योति जी आपके पास गया। आऊं। हाँ हाँ नारा पाशा हवा हो साहब, गया। सर आप 15 लाख पर रुके हुए हैं अभी नहीं तक। लगा रहे हैं। सर क्या 15 कारण लाख है? से ऊपर बढ़िए सर, 15 लाख से ऊपर बढ़िए सर। 9 साल का पूरा खाका रख दिया मोदी सरकार ने, क्या क्या योजनाएं चलाई। 15 लाख सर, 2014 भूल जाइए, अब उससे आगे बढ़िए सर, 2024 का चुनाव है। 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का। सर 70 सालों की भी बात कीजिए ना, फिर 70 सालों की भी बात कर लीजिए। कांग्रेस के राज में 70 सालों की भी बात कर लीजिए। फिर तो अगर बैलेंस शीट निकलेगी तो पूरा लेजर सामने आएगा, कौन कितना नुकसान और कितने कितने प्रॉफिट में रहा, फिर तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट बताइएगा ना सर। ये बेरोजगारी क्या 3 है? अच्छे दिन के नारे की बात की रामकृपाल जी ने, अच्छे दिन के नारे का अब जब भी खत्म हो गया, वो किसी जबान पे नहीं आ रही है। क्या कारण है? कारण क्या है? अगर अच्छे दिन आ गए अनवर जी कोई और मुद्दा लेकर आइएगा अब की बार 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि 19 में ये सारे मुद्दे धाराशायी हो चुके हैं। जनता ने इन सभी मुद्दों को धाराशायी कर दिया। 19 में जो मुद्दे लेकर आए थे वही आपके चैनल पर रिपीट कर रहे हैं। जनता भी देख रही है कि वही चीजें बोले जा रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है देश का। आपने अभी बेरोजगारी मुद्दा नहीं है देश का। बिल्कुल मुद्दा है। बताइए जरा, पाशा साहब, 2003 में पेट्रोल कितना था, 13 में कितना है। लेकिन जरा ये बताइए ना कि विपक्ष इस मुद्दे को कितना भुनाता हुआ नजर आया। कौन कौन से ऐसे मौके आपके पास थे जब आप इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते थे, लेकिन आपने उन मौकों को गंवा दिया। सदन के भीतर पहले आप मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर हंगामा करते रहे, जब अभी शीतकालीन सत्र आया, संसद में चूक का मामला, उसको लेकर फिर बहिष्कार, और फिर उसके बाद बाहर सड़क पर प्रदर्शन। मैं कहती हूं सर, अगर आपके लिए ये बड़े मुद्दे हैं जो देश के युवाओं से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गिरती अर्थव्यवस्था आप कह लीजिए, लेकिन मोदी जी तो इस बात का वादा भी कर रहे हैं ना कि तीसरे टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, हम बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। 5वीं पर तो ले ही आए ना सर, तो जनता तो ये भी देखती है ना पाशा साहब। पहुंच गई है, पहले उसका हिसाब जनता मांग रही है। सर 15 लाख से ऊपर बढ़ जाइए पाशा साहब। व्यवस्था कहां पहुंच गई है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं भविष्य क्या होगा देश का। ठीक है सर। ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर राखी आपके पास आऊंगी मैं। ज्योति जी, इस बार एक नया नारा आया है और अभी बहुत लेटेस्ट नारा आया है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं और इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। आप जरा ये बताइए कि इसमें कौन सा हकीकत, कौन सा फसाना, कौन सा सपना, क्योंकि बीजेपी तो चुनावी मोड में। और सर मैंने जब आपको समय दिया तो मैंने ये कहा था कि मुझे 5 ना सही 2-3 ठोस चीजें बता दीजिए सर, 2024 में जो विपक्षी गठबंधन को एज मोदी को देती है, क्योंकि कांग्रेस में गयाराम का सिलसिला जारी है, गुटबाजी को लेकर आपके चिराग पटेल बार बार सवाल उठाते हैं, गुजरात में वहां दिक्कत है, लगातार उसको लेकर बयानबाजी हो रही है। मैं कहती हूं कि एक एक स्टेट को समेटते हुए इंडिया गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ रहा है और ठोस क्या है गठबंधन के पास वर्तमान की स्थिति में। कितने सवाल, हमें लग रहा है 15-20 सवाल आपने किए, 8-10 सवाल प्रवक्ता बीजेपी और सर जितना मुमकिन हो पाएगा उतने का जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पूर्णिमा जी, अब सुने मेरी बात। आपने स्टेट की बात की, मैं वहां से शुरू करता हूँ। अभी जो हाल फिलहाल के जो इलेक्शन हुए थे, मैं फटाफट एक लाइन बोलता हूँ। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, चूंकि वो सीटों में परिणत नहीं हुई है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री और असेंबली का, जहां 50+1 आधे से ज्यादा जिनको सीटें आती है वो सरकार बनाती है, लेकिन हमें भी उन स्टेटों में 3 स्टेटों में 40% से ज्यादा वोट मिला है, और 4 स्टेटों का जोड़ेंगे तो 10 लाख वोट ज्यादा मिला है। तो जितनी जिम्मेदारी बीजेपी को मिली है उतनी जिम्मेदारी कांग्रेस को भी मिली है। ये हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो वादों को करके वो आए हैं उनको वो पूरा कराना, लोगों के वेलफेयर के लिए। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात, आप अभी मंदिर वही बनाएंगे और डेट बताएंगे, जो बात कर रहे थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। ये बीजेपी का क्या इसमें बात करना है, ये बताइए। और वो जब वहां बन रहा है, वो जितना हक उनका है उतना हक हमारा भी है, इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि हमारी क्या है तैयारी, हमारे कौन से पॉइंट्स हैं जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की बात करें। देखिए, हम बिल्कुल ये मानते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहते हैं, इस पैनल के माध्यम से करोड़ों लोग आपके प्रोग्राम को देखते हैं, कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में हम लोगों को यूनिटी दिखानी होगी।
निश्चित तौर पर हमको लोगों को ये बताना होगा कि हम इस भ्रष्टाचारी, इस तानाशाही भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार से बेहतर शासन देंगे। हम अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे, अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई दूर करेंगे। इस तरह नहीं कि जो मोदी सरकार 2014 में बोली थी और कोई बात नहीं कर पाई, उन बात वैसा हम नहीं करेंगे। अगर यह विश्वास अगर हम इंडिया गठबंधन के सारे नेता दे पाए तो पूर्णिमा जी निश्चित तौर पर आपको 2024 में आपको लड्डू खिलाएंगे। आप ये मानते हैं ना कि यूनिटी का संकट है गठबंधन में? ये तो मानते हैं ना सर? यूनिटी दिखानी होगी। मैं क्या बोला? आपने कहा, मैंने उसी को कैच किया। आपने कहा कि यूनिटी दिखानी होगी। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इतनी बैठकों के बाद, इतने ऐलान के बाद, अलायंस बनने के बाद अभी भी आप कह रहे हैं कि यूनिटी दिखानी होगी, तो यूनिटी का संकट है ना सर? तो हम जीतेंगे, तो हम जीतेंगे। तो मतलब संकट है ना सर? आपने मुझसे पूछा कि जीत का मंत्र क्या होगा। हाँ। हम हमारा एज उनसे क्या होगा? तो हमारा एज यही होगा कि हमको लोगों में विश्वास जताना होगा कि देखिए हम इनसे बेहतर सरकार चला सकते हैं। तो कैसे? सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के आश्रय, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के आश्रय आप लोगों के बीच में विश्वास जगा पाएंगे या कुछ और है उसके अलावा सर? क्योंकि आप जिस तरीके का, नहीं समझिए ना ज्योति सर, अभी आपने रामकृपाल सर को भी सुना, और कम से कम आप मेरी बातों को उतनी गंभीरता से लें या ना लें, लेकिन वो तो राजनीति की बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। नेगेटिव नैरेटिव पे सर कब तक राजनीति कीजिएगा? आपने अभी कहा कि राम मंदिर पर जितना अधिकार आपका, बीजेपी का, अरे हर एक देशवासी का है सर, लेकिन कांग्रेस ने उसको लेकर क्या कभी विरोध नहीं किया? कांग्रेस ने क्या उसको लेकर कभी बयानबाजी नहीं की? तो बताइएगा सर। आज आप कह रहे हैं कि सबका है, बिल्कुल है सबका सर। देश में राम तो सबको अपने में समाने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मंदिर आए, कोई भी उनकी प्रार्थना करे, उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन फिर आप नेगेटिव नैरेटिव क्यों सेट करते हैं? पहली बात, जितनी गंभीरता और जितनी बात मैं आपके बात पर विश्वास करूंगा, उससे 2% भी विश्वास में जिन विश्लेषक को आप बैठाएं पत्रकार के तौर पर, उनको बैठाइए भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। अगर वो विश्लेषक हैं तो क्या उनको समझ में नहीं आ रही है कि जो 2022-23 में जो 14 में जब हमारा 50 लाख करोड़ पर जब हमारा कर्ज था, आज वो 152-53 से बढ़कर 169 होने वाला है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। युवाओं की बेरोजगारी की क्या स्थिति है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो एक तरफा बात करते हैं। अगर विश्लेषक हैं तो विश्लेषक करें, बोले कि हाँ ये इंप्रूवमेंट जरूरत है, ये मोदी में ये कमी है, ये पूरा होना चाहिए। क्या ये बात हो सकती है? आप बात बताइए। आप आज 140-45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया गया। जिस जात के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति से लेकर जो बेटियां जाट, वो जाट नहीं थी, वो उस समुदाय की नहीं थी। आज उन्होंने मेडल वापस कर दिया। क्या इनको ये दिखाई नहीं दे रहा? रामकृपाल जी इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी जल्दी से इस पर आप 30 सेकंड में सर काउंटर कीजिएगा, फिर मनोज काका जी आपके पास आती हूं मैं, और इसके साथ साथ ब्रिजमोहन जी आपसे भी एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। मैं आदरणीय ज्योति जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने मेरी बात ढंग से नहीं, मैंने तथ्य रखे हैं, राय नहीं। क्या जयप्रकाश जी ने नारा नहीं दिया था संपूर्ण क्रांति अब नारा है? क्या आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत, मंदिर वही बनाएंगे बीएसपी का नारा था, सुप्रीम कोर्ट नारा नहीं देती है। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि नारे जो लगाए गए, सुन लीजिए एक बात और कृपया मेरे वोट से बीजेपी जीतती हारती है अगर आपको यह लग रहा है, ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मैं वोट देने नहीं गया था। जमीनी सच्चाई से कब तक भागिएगा? और मैं खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस के बारे में एक जमाने में कहा जाता था, जीते तो मिनिस्टर, हारे तो गवर्नर, रिटायर हुए तो वाइस चांसलर, और कहीं के नहीं रहे तो कंपोस्ट खाद। अब अगर कभी आप विशेष थे फिर शेष हुए, आज अवशेष हैं आप। आज रीजनल पार्टियां आपका चेहरा गढ़ रही हैं। ठीक है सर। रामकृपाल साहब मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए मुझे 20-20 सेकंड का एक क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना होगा। मनोज काका जी, कब तक इंडिया गठबंधन में वो मजबूती, वो यूनिटी का संकट दूर कर पाएगी पूरी की पूरी पार्टियां एक साथ बैठकर? कोई तो डेडलाइन तय होगी सर। 30 सेकंड सर प्लीज, उससे ज्यादा का समय नहीं दे पाऊंगी।
पूर्णिमा, ये बाजार पोषित और विज्ञापन पोषित, सरकार पोषित ये सवाल है। इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से एकता है और कहीं कोई नहीं है। जहां भी लोग होते हैं, कई पार्टियां होती हैं, वहां अपने सबके सवाल होते हैं और उस सवालों का उठना ये नहीं होता कि उसमें एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, आपसी कोई तनाव है। सबसे ज्यादा तनाव तो भारतीय जनता पार्टी में, अगर आप सही कहिए तो भारतीय जनता पार्टी में दो नेताओं के सिवा, शीर्ष के दो नेताओं के सिवा किसी नेता की कोई अपनी हैसियत नहीं है कि वो किसी तरह का कोई निर्णय ले पाया। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार तो आप खुद कहती है कि युवाओं को मौका मिला है, नए चेहरों को, और बीजेपी तो एक्सपेरिमेंट मोड में है। मैं गलत हूं तो मुझे बताइए 2024 के लिए क्या बीजेपी स्ट्रैटेजी के साथ जा रही है कि नए चेहरों को, युवाओं को मौका दिया जा सके ताकि आने वाले 25-30 साल में बीजेपी को और मजबूत किया जाए? पूर्णिमा, देखिए, हमेशा बीजेपी आगे का काम करती है और एक कॉम्बिनेशन होगा। वरिष्ठ लोग, उनके जो अनुभव है उसका उपयोग किया जाएगा और यंग जनरेशन जो है उनकी शक्ति का, उनकी एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। एक कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर ही होगा। लेकिन जिस तरह से प्रॉब्लम मनोज जी को भी है, एक पार्टी की, परिवार की पार्टी वाले लोग जब इस तरह की बात करते हैं, दो लोगों की, आपकी पार्लियामेंट्री जो है वो सारा एक परिवार के अंदर सीमित है, चाहे उनकी एलिजिबिलिटी हो, चाहे उनकी कैपेबिलिटी हो या नहीं हो। ऐसे लोग अगर पार्टी के बारे में कहते हैं, 50 नाम बताए, बारे में कुछ पीयूष गोयल से लेकर अनुराग ठाकुर तक का नाम मैंने बताया। आप अपने यहाँ परिवारवाद तो बोल ही नहीं पाती, आपकी हिम्मत ही नहीं है। आप अपने यहाँ भी परिवारवाद का जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करे कि उसके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हर तरह का भ्रष्टाचार और हर तरह का वाद है, परिवारवाद भी है, आर्थिकवाद भी है, हर तरह के वादों से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जब अपने घर की दीवार खुद कांच की हो तो फिर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए सर, बचना चाहिए इन सब चीजों से। लेकिन बहरहाल में तो यही बात आप बीजेपी को समझाइए ना, यही सवाल आप क्यों नहीं कर पाती हैं? पूर्णिमा, आप सवाल पूछिए ना, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? सर, आपने तो सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, आप संतुष्ट नहीं है तो फिर काउंटर कर लेते हैं। आप ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि अखिलेश यादव के साथ सब ठीक है, अखिलेश यादव के लिए सब ठीक है इंडिया गठबंधन में, तो आपने उस सवाल का जवाब भी तो नहीं दिया। बट मैंने आपको वॉक ओवर दे दिया ना उस बात पे। यही आपकी पत्रकारिता है, यही भक्ति करना है। एक सवाल कोई बुनियादी सवाल कर नहीं पाएंगी, स्तुति गान करते रहिए, यही पत्रकारिता वो करेंगी आप। लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बोल भी नहीं सकते। आप जैसे लोग पत्रकार कहते हैं, ये पत्रकारिता के लिए शर्म की बात है। कोई बात नहीं, वो तो लोग जानते हैं। आप जैसे लोग पत्रकार कहते हैं, ये पत्रकारिता के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत चालू कर दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, आप ये लोग आप विक्टिम कार्ड खेलते रहिए, कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है, ये भी सर माथे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का दहाड़ की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल कमल की पटकथा लिखने के लिए बीजेपी अपना होमवर्क कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में है 2024 के चुनावों को लेकर। और इसी चर्चा को, दहाड़ की चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे।